हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो हमारा सीटेट 31 जनवरी 2021 को होने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है तैयारी के लिए। तो हमें ज़रूरत है एक शॉर्ट नोट्स की। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए संपूर्ण सीटेट की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपके जो सभी टॉपिक्स हैं, ऑल सब्जेक्ट के ऑल टॉपिक्स को टच किया गया है। इसमें हम वीडियो के लास्ट में संस्कृत को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता में पहली आती है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया होती है लिखने से संबंधित समस्या। और लिखने से संबंधित समस्या, इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे। जैसे लिखने से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो हम सब ग्राफ पेपर पर लिख कर करते हैं, इसलिए डिस्ग्राफिया को इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होती है पढ़ने से संबंधित। अब किसी छोटे बच्चे से LUX यानी लक्ष्य को पढ़वाएंगे, ठीक है, तो बच्चा क्या पढ़ेगा, लुक्स, यानी गलत पढ़ेगा। तो यहाँ से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, लक्स लैक्स इससे रिलेट करके याद कर सकते हो। उसके बाद डिस्कैलकुलिया, जिससे डिस्कैलकुलिया का जो होता है वो गणित से संबंधित समस्या होती है। और इसको ट्रिक से ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि जितने भी हम गणित से संबंधित सॉल्यूशन होते हैं वो कैलकुलेटर से करते हैं, इसलिए इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। तो ये होती है तनाव संबंधित समस्या। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्मोर्फिया, जो कि भ्रम संबंधित है। और डिस्मोर्फिया को ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जैसे बच्चे को एक मोर दिखाया जाए और एक मुर्गा दिखाया जाए, तो वो मोर और मुर्गे में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, यानी पहचान नहीं पाएगा कौन सा मोर है और कौन सा मुर्गा है। ठीक है, तो डिस्मोर्फिया, मोर भ्रम हो जाएगा बच्चे को, तो डिस्मोर्फिया भ्रम संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया जो होती है वो भाषा या मौखिक संबंधी समस्या होती है। फेजिया में फेस शब्द आ रहा है ना, तो फेस से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं मौखिक संबंधी समस्या है या भाषा संबंधी समस्या है ये। उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा सामाजिकरण। तो सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है, समाज के नियमों या मापदंडों के साथ समायोजन तथा अनुकूलन कर लेना। उसका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे के सामाजिकरण में भूमिका। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ पे। बच्चे के सामाजिकरण में प्रथम भूमिका परिवार एवं पास पड़ोस की होती है, और द्वितीय भूमिका विद्यालय एवं मीडिया की होती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है जब बच्चा खुद से ही मौखिक संवाद या बातचीत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दो टर्म है यहाँ पर, एक वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिक वार्ता कहते हैं, और जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। और इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिक वार्ता कहते हैं, तो वाइगोत्स्की में भी बाहर है और व्यक्तिक वार्ता में भी बाहर है, तो यहाँ से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। और जीन पियाजे के अनुसार क्या कहते हैं, इसको अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा विकास। ठीक है, तो विकास के मुख्य आयाम या प्रकार। तो विकास शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है और संज्ञानात्मक होता है। और सभी प्रकार के विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं तथा प्रभाव डालते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, यानी कि शारीरिक विकास ठीक नहीं होगा तो हमारा मानसिक विकास भी ठीक नहीं होगा, इस तरह से हमारे प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, यानी कि यदि हमारा शारीरिक विकास सही से नहीं होगा तो अन्य सभी विकास प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारा बच्चे का विकास सबसे तीव्र गति से किस अवस्था में होता है, तो शैशव अवस्था। अगर फर्स्ट जो होती है वो शैशव अवस्था, उसके बाद जो तीव्र होता है उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर ऑप्शन में दिए हों तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको शैशवावस्था को देनी है। ठीक है, और यदि शैशवावस्था ना हो तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को देनी है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं विकास के सिद्धांत। ये भी महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया, इस तरह का यदि किसी में टैग वर्ड दिखे तो बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आनुवंशिकता होती है वो प्रकृति प्रदत्त होती है और मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, और जो वातावरण होता है वो पालन पोषण पर निर्भर करता है और बाहरी दुनिया से संबंधित या प्रभावित होता है।
तो आनुवंशिकता जो होते हैं वो माता पिता से प्राप्त गुण होते हैं और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, और वातावरण को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, उसको अच्छा वातावरण देके, अच्छा स्कूल देकर, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारा लैंगिक मुद्दे, जिसको हम लैंगिक पूर्वाग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जेंडर रूढ़िबद्धता यानी पक्षपात दर्शाया जाता है, जैसे लड़का व लड़की के बीच भेदभाव करने वाली प्रत्येक चीज़ क्या होती है, इसमें नकारात्मक होती है। और जो जेंडर है हमारा, जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है। और जो लैंगिक मुद्दे हैं यानी लैंगिक पूर्वाग्रह है, तो इससे तो कम से कम 1-2 प्रश्न ज़रूर हर बार रिपीट होते हैं। इसमें इस तरह से दर्शाया जाएगा कि जो पक्षपात किया जाएगा एक तरह से कि जो मैथ होता है उसमें केवल जो लड़के होते हैं वही अच्छे होते हैं, ठीक है। इस तरह से भेदभाव किया जाएगा। उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है? विभिन्नता, विविधता, विभिन्न प्रकार के वैविध्य, इस तरह के टैग वर्ड पाए जाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से जो कुछ भी अलग होता है रंग, रूप, गुण आदि के आधार पर, वो सब क्या होती है? व्यक्तिक विभिन्नता होती है। और इसमें इम्पोर्टेंट याद रखना है, एक लाइन, एक पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पर, कि किसी भी कार्य को करने में आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को बड़ों द्वारा दिया जाने वाला सहयोग या मदद क्या कहलाता है? सहारा देना, पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये वाइगोत्स्की ने कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। जो वर्तमान में हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। तो इसके टैग वर्ड हैं, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है, ठीक है। इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, अर्थात बालक सक्रिय होना चाहिए, शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का, स्वतंत्र होना चाहिए, स्व अनुशासित होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए और प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, कार्यों में भाग लेने वाला यानी कि सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए उसकी, मुख्य भूमिका बच्चे की होनी चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए सभी को, जो हमारी समावेशी शिक्षा भी कहती है, सभी को सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। और शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है? शिक्षक, ठीक है, शिक्षक का काम क्या होता है? निर्देशक का गौड़ या द्वितीयक भूमिका होती है शिक्षक की, ठीक है, और सहायता करने वाला होता है, और मार्गदर्शक या आदर्श के रूप में होता है शिक्षक। और शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारी प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक नई चीज़, ठीक है, यानी कि करके सीखना, और सहभागिता, बच्चे को स्वयं करके सीखने के अवसर देना चाहिए, जो कि हमारी प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, ये सभी बताती हैं। चलिए अब जानते हैं जीन पियाजे के महत्वपूर्ण संप्रत्यय। यहाँ पे हम जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है जीन पियाजे के महत्वपूर्ण संप्रत्यय, इनसे तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो इनके जो सबसे पहला है संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय में सबसे पहले है अनुकूलन। इनको आप इंग्लिश में ज़रूर याद रखिएगा, इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेशन। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, पहला है आत्मसातकरण जिसको एसिमिलेशन कहते हैं, दूसरा है समायोजन जिसको अकोमोडेशन कहते हैं। पहला है हमारा आत्मसातकरण जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। यानी बच्चे ने यदि काली बिल्ली देखी है तो उससे कंपेयर करके, यदि वो सफ़ेद बिल्ली देखेगा तो उससे कंपेयर करके सफ़ेद बिल्ली को भी पहचान लेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम दिया गया है, बच्चा काली बिल्ली से तुलना करके सफ़ेद बिल्ली को पहचान लेता है, ठीक है। ये और दूसरा हमारा समायोजन जिसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। इसमें पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। तो एग्जाम्पल है, सफ़ेद बिल्ली की पहचान करने के बाद बच्चे के सामने यदि सफ़ेद कुत्ता आ जाता है तो वह आवाज़ के आधार पर उनमें अंतर करने लगता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारा विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग, ठीक है। एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा साम्य धारण या संतुलन जिसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। उसका नेक्स्ट हमारा स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है? बच्चे की जानकारी के छोटे छोटे खंड जहां वह अपनी जानकारी सहेज कर रखता है, उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा स्कीम्स। तो किसी कार्य को करने का सही क्रम, जैसे बच्चा सबसे पहले ब्रश करेगा, फिर नहाएगा, ठीक है, फिर नहाने के बाद कपड़े पहनेगा, फिर टाई बेल्ट, फिर जूते पहनेगा, उसके बाद स्कूल जाएगा ब्रेकफास्ट करके, ठीक है। तो ये उसके कार्य करने का सही क्रम होता है स्कीम्स के द्वारा। इसको स्कीम्स कहते हैं। और स्कीमा क्या होता है, बच्चे की जो जानकारी होती है, जो उसके माइंड में सेव होती है, ठीक है, अलग अलग खंडों में, वही क्या होती है, उसकी स्कीमा होती है। चलिए अब जानते हैं बौद्धिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, खोज व निर्माण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जीन पियाजे ने इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था यानी संवेदी गामक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चौथी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ठीक है। तो यहाँ से सबने से हो जाएगा हमारा संवेदीगामक अवस्था, पूरी से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपकी से हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और ये जो संवेदी गामक अवस्था यानी संवेदनात्मक गामक अवस्था होती है, इसकी आयु 0 से 2 वर्ष होती है। और इसमें बच्चे के ज्ञान का आधार क्या होता है, उसकी संवेदनाएं होती हैं। संवेदनाएं क्या होती हैं, आँख, कान, नाक आदि, ये सब क्या होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। और इसमें बच्चा प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, जैसे कि चूसना, गुटकना। और इसमें बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, जैसे उसके सामने यदि उसकी माँ है, ठीक है, और वो अचानक से उसके सामने से हट जाएं, तो बच्चे को पता है और वो रोने लगेगा कि वो हैं तो यहीं कहीं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये होता है वस्तु स्थायित्व, तो ठीक है। दूसरा है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है, जो आत्म केंद्रता होती है, यानी कि उसमें आत्म केंद्रता का भाव होता है और जीववाद होता है। जीववाद यानी कि सभी को सजीव समझता है बच्चा, ठीक है। और वस्तु स्थायित्व का ज्ञान इसमें भी होता है। और इसके 2 भाग हैं। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जो कि 2 से 4 वर्ष तक होता है। इसमें बालक अधिक प्रश्न पूछने लगता है और उसमें जीववाद की भावना होती है। दूसरी आंत प्रत्य अवस्था, इसमें बच्चा विकेंद्रीकरण, पलटन और संरक्षण का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। अगली हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, मूर्त चिंतन करने लगना करता है, ठीक है। और गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है बच्चे को। क्या क्या करने लगता है, तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन और गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। और लास्ट हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसकी एज 11 से ऊपर मानी गई है। और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, कल्पना करने लगता है, संज्ञानात्मक विकास की परिपक्वता आ जाती है इसमें, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसमें बच्चे के प्रत्येक विकास में तथा अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है। समाज जो टैग वर्ड हैं इसके वाइगोत्स्की के सिद्धांत के, वो समाज, परस्पर अंतःक्रिया, सामूहिक सामाजिक कार्य, यानी कि आपको समाज यहाँ पर कहीं भी दिख जाए तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। और निहितार्थ क्या होते हैं इसके, सहयोगात्मक और समस्या समाधान, ठीक है। यानी बच्चे सहयोग द्वारा ग्रुप में समस्या समाधान करते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट है विकास की बाल्यावस्था को ग्रोह की अवस्था या गैंग एज कहा जाता है। उसका नेक्स्ट है हमारा कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, कोलबर्ग ने। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। पूर्व परंपरागत स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष होता है। दूसरा बताया इन्होंने परंपरागत स्तर जो कि 10 से 13 वर्ष है। और लास्ट बताया उन्होंने उत्तर परंपरागत स्तर जो कि 13 से आगे बताया गया है। इनके भी इन्होंने 2 खंड बताए हैं, 2 खंड। पहला है दंड आज्ञा पालन अभिमुखता और दूसरा है साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। ये किसके पार्ट हैं, तो ये पूर्व परंपरागत स्तर के 2 पार्ट हैं। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें जो पहली अवस्था है दंड आज्ञा पालन अभिमुखता, इसमें क्या होता है, बच्चे की जो नैतिकता होती है वो किस पर आधारित होती है, दंड और सजा पर आधारित होती है, ठीक है। और साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता, इसमें जो बच्चे की
नैतिकता होती है वो कैसी होती है, उसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वो वैसा ही व्यवहार करेगा। यानी अगर आपने उसकी पेंसिल तोड़ दी तो वो भी आपकी पेंसिल तोड़ देगा। यानी एक दूसरे में बच्चे में हो जाता है ना, यदि वो इसकी पेंसिल तोड़ दे रहा है तो दूसरा भी उसकी पेंसिल तोड़ देगा। तो ये साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता होती है। ठीक है, दूसरी हमारी परंपरागत स्तर, जिसके दो स्तर बताए इन्होंने। पहला है परस्पर एक रूप अभिमुखता, जिसको नाइस बॉय नाइस गर्ल की इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ठीक है, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की की प्रमुखता होती है। यानी इसमें बच्चा अच्छा स्कोर करेगा और ज़्यादा पढ़ाई करेगा, यानी कि अच्छा दिखने के लिए वो सब कार्य करेगा। ठीक है, और दूसरा इसका कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, जिसको हम अधिकार संरक्षण अभिमुखता कहते हैं। तो इसमें कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना बच्चे में आ जाती है। तो हो सके इन सभी को इंग्लिश में याद रखिएगा। इंग्लिश में मैंने लिख रखा है। जो दंड एवं आज्ञापालिता है उसे पनिशमेंट एंड ऑब्डियंस कहते हैं, और साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता है इसे गिव एंड टेक की प्रवृत्ति कहते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट और इंडिविजुअल्स। ठीक है, और इसको कहते हैं परस्पर एक रूप अभिमुखता, जिसमें नाइस बॉय नाइस गर्ल की अभिवृत्ति होती है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, इसमें लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होती है। उसका नेक्स्ट हमारा उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर के भी दो चरण बताए गए हैं। पहला है सामाजिक संपर्क अभिमुखता। ठीक है, जो सामाजिक संपर्क अभिमुखता है उसमें क्या होता है, नियम लोगों के भले के लिए बनाए गए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, इस तरह की भावना बच्चे में आ जाती है। और लास्ट हमारा सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। इसमें क्या होता है, दूसरों के मानकों से नहीं खुद के मानकों से व्यवहार करके बच्चे सीखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे इतने दूसरों के लिए प्रभावित हो जाते हैं कि दूसरों के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जीन पियाजे कोलबर्ग बाइगोस के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और अब देखते हैं मूल्यांकन और आकलन। यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है तो कोशिश करिएगा आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। तो मूल्यांकन और आकलन में क्या होता है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होता है। ठीक है, और मूल्यांकन हमेशा कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक होना चाहिए, यानी निरंतर होना चाहिए, और सर्वांगीण क्षेत्रों का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन हमेशा सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये हमारा एनसीएफ 2005 में भी कहता है। नेक्स्ट हमारा निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो होता है किसी बच्चे की कमियों का पता लगाना या पहचान करना। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है उसे ठीक करना या सुधार करना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहले आपकी कमियों का पता लगाता है, फिर उसके बाद उसका उपचार करता है। वैसे ही यहाँ पे है, सबसे पहले निदान, फिर उसके बाद उपचार। ठीक है, निदान मतलब पता लगाना, उसके बाद उपचार करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट है यहाँ पर मूल्यांकन के उद्देश्य। तो बच्चों की कठिनाइयों एवं त्रुटियों का पता लगाना, ये मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। दूसरा है हमारा बच्चे का स्तर जानना तथा अधिगम प्रक्रिया व शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, ये सब मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अधिगम का मूल्यांकन। अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है, जो सीखने के बाद होता है वो क्या होता है, अधिगम का मूल्यांकन होता है। और अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है, वह मूल्यांकन जिसका उद्देश्य कुछ सीखना या सुधार करना हो, वो क्या होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट हमारा अधिगम के रूप में मूल्यांकन। अधिगम के रूप में मूल्यांकन क्या होता है, ऐसी गतिविधि जिसमें अधिगम और मूल्यांकन दोनों एक साथ चल रहे हों, वो क्या होते हैं, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। नेक्स्ट हमारा विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ये बोर्ड परीक्षा के पूर्व होता है। अगला टॉपिक हमारा संज्ञान तथा संवेग। तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं और सन्निहित होते हैं। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, जैसे कि दुख, डर, भय, क्रोध, वात्सल्य, प्रेम, आमोद, भूख, आश्चर्य आदि होते हैं संवेग। और अब प्रेरणा के बारे में जानते हैं। अब प्रेरणा क्या होती है, प्रत्येक वह चीज़ जो हमें कार्य करने के लिए मजबूर करे, यानी कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो क्या होती है, अप्रेरणा होती है। और अप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अप्रेरणा जो हमारे खुद के अंदर से हो, और दूसरी होती है बाह्य अप्रेरणा जो हमारी बाहरी चीज़ों या दूसरों के द्वारा मिलने वाली प्रेरणा। तो ये इंस्पिरेशन और ये मोटिवेशन। उसके बाद आंशिक पुनर्बलन प्रभावी होता है और सतत पुनर्बलन कम प्रभावी
होता है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन के बारे में जानते हैं। और अपसारी चिंतन क्या होता है? किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक से अधिक हल ढूंढना क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है। तो इस तरह से देखा होगा ना, इस तरह से ये अपसारी चिंतन हो गया। और अभिसारी चिंतन क्या होगा? अभिसारी चिंतन केवल एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो जानते हैं अभिसारी चिंतन किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीके को मान लेना। इसमें बच्चे सामान्य होते हैं और ये चिंतन प्रभावशाली बच्चों का होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा रचनात्मक, रूपात्मक और अनौपचारिक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है? कक्षा में पढ़ाने के बाद तुरंत हाथ ही हाथ बच्चों का फीडबैक जानना, वो क्या होता है? रचनात्मक या रूपात्मक या अनौपचारिक मूल्यांकन होता है। और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत यानी समय समय पर और लगातार बच्चे की स्तर की जांच करते रहना, ये सतत होता है। और व्यापक क्या होता है? बालक के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन, तो ये होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। तो सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ समान शिक्षा देना ही क्या होता है? समावेशी शिक्षा होता है। उसका नेक्स्ट है हमारा संवेग टॉपिक। तो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, भय, वात्सल्य, घृणा, दुख, क्रोध, प्रेम, इमोशंस, आमोद, भूख, आश्चर्य, डर, ये सभी क्या होते हैं? संवेग होते हैं। कथन दिए गए हैं कुछ। पावलोव, स्किनर ने कहा है नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। और प्याजे ने कहा है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ अन्य क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। और वाइगोत्स्की ने कहा है बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। नेक्स्ट है बुद्धि टॉपिक। तो इसमें क्या होता है? बुद्धि बहुआयामी होती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया है। उन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। और एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, जिसको जीएस फैक्टर कहते हैं। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिभाशाली बच्चे। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। सभी समस्याएं उच्च स्तरीय होती हैं उनकी, और अध्ययन उनका सामान्य होता है। चिंतन अभिसारी होता है। ठीक है, और जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं बुद्धि लब्धि 120 से 140 होती है। सभी समस्याएं उच्च स्तरीय होती हैं, और अध्ययन सृजनशील यानी जिज्ञासु होता है, और चिंतन इनका अपसारी होता है। चलिए अब जानते हैं हिंदी पेडागोजी को। तो हिंदी पेडागोजी में सबसे पहले 2 टॉपिक हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो जो भाषा अर्जन होता है वो परिवार में और समाज में होता है। अनुकरण द्वारा होता है, बड़ों का अनुकरण करके बच्चे करते हैं। और सहज होता है, स्वाभाविक होता है, और मातृभाषा में होता है। उसका विद्यालय जाने से पूर्व होता है, और भाषाई पूंजी होती है भाषा अर्जन। और जो भाषा अधिगम होता है वो विद्यालय जाने पर होता है। मानक भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में होता है। प्रयासपूर्ण होता है, और इसमें शिक्षक द्वारा होता है, पाठ्यपुस्तकों द्वारा होता है, और शिक्षण विधियों द्वारा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा भाषा कौशल। भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको हम हिंदी में ट्रिक बना लेते हैं शुभोपली, और इंग्लिश में ट्रिक बना लेते हैं LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, और हमारे जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं जिनके द्वारा हम भाषा को ग्रहण करते हैं, वो सुनना और पढ़ना होता है। किसी बात को हम ग्रहण करते हैं सुनकर और पढ़कर। नेक्स्ट है हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल। इसमें हम बोलना और लिखना लेते हैं। ठीक है, यानी अभिव्यक्त करते हैं बोलना और लिखकर। किसी बात को अभिव्यक्त किसके द्वारा करते हैं? बोलकर और लिखकर। तो और भाषा कौशल जो होते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, और श्रवण कौशल अन्य सभी कौशलों का आधार है। ठीक है, यानी कि यदि श्रवण कौशल नहीं होगा तो अन्य कौशल भी सीखे नहीं जा सकते। नेक्स्ट है हमारा भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। भाषा कौशल क्रम में सीखे जाते हैं, यानी LSRW। नेक्स्ट है पठन कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण है अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारा भाषा विविधता या बहुभाषिकता। यह संसाधन के रूप में काम करती है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है, और बच्चों के अधिगम में वृद्धि करती है। और चॉम्स्की का एक महत्वपूर्ण कथन है कि भाषा अर्जन करने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है। और भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? बच्चा विभिन्न परिस्थितियों में भाषा प्रयोग करना सीख जाए। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और बच्चे अपनी विचारों की अभिव्यक्ति
कर सकें। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ठीक है। और भाषा आकलन का उद्देश्य, तो भाषा आकलन का क्या उद्देश्य होता है? भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। और भाषा आकलन के लिए पोर्टफोलियो सर्वाधिक उपयोगी माना गया है, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है भाषा की कक्षा में खेल। तो भाषा की कक्षा में खेल के द्वारा क्या होता है? अधिगम को विस्तार मिलता है, लेखन कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इससे विचारों की अभिव्यक्ति होती है। लेखन एक तरह से बातचीत ही है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पूछा गया है। बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट हमारा भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रिंट समृद्ध माहौल, सामाजिक अंतःक्रिया और बाल साहित्य। इन तीनों को आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा भाषा की पाठ्य पुस्तक में या पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभिन्नता, विभिन्न छटाएं या विभिन्न रंगतें और वैविध्य को देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जानते हैं हम पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण एक एकीकृत विषय है जिसमें भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास आदि विषयों से पाठ्य वस्तु ली गई है, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, वो पाठ्य वस्तु को बाहरी दुनिया से जोड़ना, गतिविधियां एवं क्रियाकलाप का अधिकाधिक प्रयोग करना, इसमें बच्चा सक्रिय होना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना तथा बालकों को वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है बच्चों को समूह परियोजना दी जाए। नेक्स्ट है बच्चों को की पूर्व सहभागिता होनी चाहिए। उसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गृह कार्य का या दत्त कार्य देने का उद्देश्य क्या होता है? अधिगम विस्तार करना। नेक्स्ट है प्रश्न पूछना, बच्चे के चिंतन कौशल एवं कल्पना कौशल को बढ़ावा देना, यानी यदि ऐसा है तो क्या होगा, यानी बच्चे खुद क्रियाशील रहें उस प्रश्न में। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर किस्से कहानियाँ बच्चों की रुचियाँ बढ़ाने का उत्तम साधन है। नेक्स्ट है कक्षा 1 व कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो पर्यावरण अध्ययन विषय है वो तीसरी क्लास से पढ़ाया जाता है। और 1 और 2 में क्या होता है? भाषा और गणित के रूप में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित विषय है। तो इस टैग वर्ड को हमें सभी विषय में अप्लाई करना है। जो पर्यावरण अध्ययन है वो तो यानी जो बाल केंद्रित है वो तो सभी विषय में अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं संस्कृत पेडागोजी को। तो इसमें सबसे पहले भाषा कौशलम को जानते हैं। श्रवणम यानी सुनना, संभाषणम यानी बोलना, पठनम यानी पढ़ना और लेखनम यानी कि लिखना, ठीक है। और जो उत्पादक कौशलेषु यानी कि जो उत्पादक कौशल होते हैं वो कौन कौन? उत्पादक का मतलब होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक है। तो उत्पादक कौशल कौन कौन से होते हैं? संभाषणम यानी कि बोलना और लेखनम यानी कि लिखना। और जो ग्रहणात्मक कौशलम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? श्रवणम यानी कि सुनना और पठनम यानी कि पढ़ना, ठीक है। देखिए विकल्प के प्रकार कैसे होंगे? तो लेखनम संभाषणे यानी लिखना और बोलना, श्रवणम संभाषणे यानी सुनना और बोलना, पठन लेखनम च यानी कि पढ़ना और लिखना, और श्रवणम पठनम च यानी सुनना और पढ़ना। इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और जो भाषा कौशलम होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। उसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पठन समय किम आवश्यकतम। तो पढ़ने के समय हमें अर्थ या भाव ग्रहण करना चाहिए, तो वही बताया गया है पाठस्य अर्थावबोधः। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा सूक्ष्म पेशी कौशलस्य। तो सूक्ष्म पेशी कौशल कौन सा होता है? लेखन यानी लेखनम। और जो भाषा अधिग्रहण होता है यानी कि भाषा अर्जन होता है उसके लिए टैग वर्ड है समाज यानी समाज में रह को होता है, अनुकरणोक्ति अनुकरण द्वारा, औपचारिक ठीक है अनौपचारिक रूप से होता है, और मातृभाषा में होता है, ठीक है। अर्जन होता है, इसका अधिगम नहीं होता है, सहज स्वाभाविक होता है। और जो भाषा अधिगम होता है वो विद्यालय में होता है, औपचारिक रूप से होता है, मानक या द्वितीय भाषाएं के रूप में होता है, और ये प्रयासपूर्ण होता है। प्रमुख बिंदु आपको याद रखने हैं, जो अधिग्रहण है वो सहज अधिगम प्रयासजन्य है, ठीक है। और प्रत्येक बालकस्य भाषा अधिग्रहण जन्मजात शक्ति अस्ति, यानी चौमस्की का ये कथन है कि प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट लेखनम के लिए व्याकरण उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे ये संस्कृत में देखने को मिला, हालांकि व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है हिंदी में। उसका नेक्स्ट है हमारा कि भाषा अधिगमार्थम कस्य महत्वम सर्वाधिक, यानी भाषा अधिगम में सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है? तो समाज और जो सामाजिक संवाद है और अंतःक्रिया का।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा भाषा प्राथमिक रूपम अस्ति, तो संकेत भाषा होता है। नेक्स्ट है कथा कथनम, तो कथा कथनम में क्या होता है, समग्र रूपम संस्कृति, यानी बच्चों को कहानियों से संपूर्ण रूप व संस्कृति का ज्ञान मिलता है। यानी कथा कथनम क्या होता है, कहानियाँ होती हैं। और कविता प्रयोजन, इसमें क्या होता है, उद्देश्य यानी कविता प्रयोजन उद्देश्य अस्ति, यानी कविता के प्रयोजन कराने का उद्देश्य क्या होता है, तो कविताया संगीतालस्य तालस्य, ठीक है, अनुप्रास्य च आनंद भूति, ठीक है, यानी कि बच्चों को संगीत ताल लय की अनुभूति होती है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, अभिव्याप्य कक्षा, इसका मतलब होता है समावेशी कक्षा या कक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, ठीक है, यानी बच्चे की मातृभाषा पर हमें मातृभाषा को हमें एक्सेप्ट करना है, उसकी भाषा में सिखाना है। उसका नेक्स्ट है हमारा निदानात्मक परीक्षण, ये क्या होता है, समस्या पहचान करोति। दूसरा उपचारात्मक शिक्षण, इसका क्या होता है, समस्या समाधान। जैसा कि हमने सीडी में पढ़ा, निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है समस्या की पहचान करना। उपचारात्मक का मतलब होता है समस्या का निदान यानी उपचार करना, ठीक है। और मुद्रण समृद्ध वातावरण यानी कि प्रिंट समृद्ध माहौल, ये इम्पोर्टेंट है, टैगवर्ड है। और प्राथमिक कक्षाया कथम विषय योग्यतम भवेत, तो मम परिवार, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेना एज इट इज। देखिए कुछ अधिगम विकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन संबंधित विकार होता है, यानी पढ़ने से संबंधित। और पठनगत समस्या अस्ति, तो इसको इस तरह से पूछा जाएगा प्रश्न, पठनगत समस्या अस्ति, तो आपको पठन से डिसलेक्सिया लगा देना है, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी। लेखन विषयक व्यतिक्रम कथ्यते, तो लेखन विषय से संबंधित जो है, लिखने से संबंधित समस्या है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, गणित विकार से संबंधित है। और बहुभाषिकता क्या होती है, भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन का होती है, जो बहुभाषिकता होती है वो महत्वपूर्ण संसाधन होती है भाषा अधिगम में, और इससे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्र से कथम प्रयोग, यानी कि चित्र का क्या प्रयोग होता है, तो अदृश्य संकल्पना अवबोधे, अदृश्य संकल्पनाओं के द्वारा जो अदृश्य संकल्पनाएं होती हैं उनका बोध होता है चित्रों के द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गणित शिक्षा शास्त्र को। तो गणित एक तार्किक विषय है, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता गणितीय तर्कड़ा की सूचक है। और गणित शिक्षण रचनावाद पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों को खुद से करके सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। और जो गणित का अध्ययन है बच्चों की अपनी शक्ति का चिंतन, तर्क शक्ति, मानसिक क्रियाओं आदि का विकास करता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है गणित विज्ञान विषयों का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को स्वयं उनके उत्तर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को गणना करने तथा अभ्यास के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख शिक्षण विधियाँ। तो पहली है आगमन विधि, जो कि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ठीक है। और ये जो होती है विशेष से सामान्य की ओर होती है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन विधि इसके जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि ये आगमन विधि के विपरीत होती है। विश्लेषण विधि अलग अलग करके सीखना होता है इसमें, और संश्लेषण में इकट्ठा करके सीखना होता है। और जो विश्लेषण विधि होती है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है, और जो संश्लेषण विधि होती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, ठीक है। एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैन हीले का सिद्धांत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इस क्रम में याद करना होता है। सबसे पहले होता है लेवल 0, जिसको हम चाक्षुषीकरण यानी विजुअलाइजेशन कहते हैं। दूसरा होता है L1, जिसको हम विश्लेषण यानी कि एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट होता है तीसरा L2 यानी कि अनौपचारिक निगमन, जिसको इनफॉर्मल कहते हैं। अगला हमारा L3 औपचारिक निगमन, जिसको फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं, इसको इनफॉर्मल डिडक्शन, इसको फॉर्मल डिडक्शन। और लास्ट होता है हमारा L4, जिसको हम दृढ़ता यानी कि राइगर कहते हैं, ठीक है। तो मैथ से संबंधित जो हमारे कुछ अबेकस, जियोवोट, टैनग्राम ये होते हैं, इनसे जो संबंधित प्रश्न होते हैं वो हर बार सीटेट में रिपीट होते हैं। तो पहला हमारा अबेकस, अबेकस के बारे में पूछा जाता है। तो इसका प्रयोग काउंटिंग सिखाने के लिए या प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आदि के लिए किया जाता है, यानी कि स्थानीय मान, जातीय मान, जोड़ घटाव आदि के लिए प्रयोग किया जाता है किसका,
अबेकस का, ठीक है। और अबेकस की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। इससे हमें गणना करके सिखाते हैं बच्चों को, गुणा भाग स्थानीय मान और जाति मान इसके द्वारा करके सिखाते हैं, ये होता है अबेकस, ठीक है। दूसरा है जियो बोर्ड, ठीक है। दूसरा कौन सा है? जियो बोर्ड। यह बेसिक ज्योमेट्री सिखाने के काम आता है, यानी कि बेसिक ज्यामिति सीखने के काम में आता है, और इसमें केवल 2D शेप्स के बारे में सिखाया जाता है, 3D शेप्स के बारे में नहीं। ये होता है जियो बोर्ड, ठीक है। इसमें कीलें लगी होती हैं और उसमें हम रबड़ फंसा के इस तरह से वर्ग बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से त्रिभुज बता सकते हैं रबड़ फंसा के। तो ये होता है हमारा जियो बोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है? इसमें पिक्चर के माध्यम से जो ज्यामिति शेप्स होती हैं उनकी नॉलेज दी जाती है। ये होता है 10 ग्राम, ठीक है। इसमें जो शेप्स होती हैं जैसे त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ये जितने भी प्रकार की शेप्स होती हैं उनको मिलाकर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाकर ज्यामिति सिखाई जाती है, यानी खेल खेल में बच्चा इससे सीख जाता है। उसका नेक्स्ट हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में क्या होता है? इसमें डेसिमल नंबर के जोड़, घटाव, गुणा आदि का पता चलता है, ठीक है। इसके द्वारा जो डेसिमल नंबर के जोड़, घटाव, गुणा होते हैं उनकी जानकारी दी जाती है। तो ये हो गया ग्राफ पेपर। इसमें हम जो डेसिमल नंबर वाले होते हैं, जैसे यहाँ पे 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 3, 0, ठीक है। इस तरह से हम डेसिमल की जानकारी आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा डॉट पेपर, ठीक है। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में नॉलेज दी जाती है, यानी इसके द्वारा भी ज्योमेट्रिकल जानकारी दी। इस पे डॉट पेपर पे भी हम चित्र दर्शा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से आयत बना दिया, यहाँ से आयत बना दिया इस तरह से, ठीक है, डॉट को मिला के। उसके बाद वर्ग मिला दिया 4 डॉट को मिला के। इस तरह से जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनकी जानकारी यहाँ से दी जा सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये संपूर्ण सीटेट का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।